हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी लोग, तैयारी कैसी चल रही है, कितने परसेंट आपको हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, या आप खुद से कैसे तैयारी करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ यही नहीं है कि जस्ट मैंने वीडियो डाली और आपने देख ली। एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी होती है, और साथ में आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी आपको कहना चाहिए। साथ में कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, कोशिश कर रही हूँ आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। छुट्टियाँ पड़ी हुई है कुछ लोगों की कावड़ की वजह से, तो आप उस टाइम को आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। टीजीटी जो 2021 का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो मैं सोल्व करा चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और ये पीजीटी इंग्लिश 2021 का पेपर सोल्व करा रही हूँ। थैंक्स टू अड्डा 247, ये उनकी वेबसाइट से मैंने पेपर को डाउनलोड किया है। आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये प्रोवाइड करा दूँगी। फर्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है। यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अंडरलाइन, आपको उसका नाम बताना है। जैसे यहाँ ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा रिस्पेक्ट क्या होता है, यहाँ पर नाउन है, सॉरी वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो होती है आपकी एडवर्ब। तो यहाँ फर्स्ट का बी हो गया। सेकंड है आपका ही इज़ लाइक माई फादर। तो इसमें क्या है, अब यहाँ देखेंगे आप वही बात, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, एडवर्ब। मैं पेपर सिर्फ आपको उसका क्वेश्चन आंसर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो तो आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की आपको उसकी आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मुझे कुछ से वो नहीं है। लेकिन मैं पेपर सोल्व कराने का ही है कि एक ही क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ है। और एक क्वेश्चन करने से आपको कई सारे क्वेश्चन चीज़ें हो जाती है क्लियर। देखिए एक चीज़ यहाँ रखेंगे, आप कहते हैं मैम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए। जैसे कि आपने देख लिया है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अब यहाँ इन्होंने ऑलवेज ये पूछा है आपका कंजक्शन, सॉरी एडवर्ब। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। तो आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी वर्ड्स की पहचान करनी है, कौन से नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस। तो इस तरह से क्या हुआ आपको, यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ एरर नहीं आएगी, वो ये भी कोई वर्ड दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले नहीं आते थे इस तरह से। ये बिल्कुल ना जो क्वेश्चन है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन पूछे पीजीटी में, ये हम 2nd 3rd क्लास के बच्चों को कराते हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे या प्रोग्राम देखो, तो ये जो कि पहचान जो रिकॉग्निशन होता है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये बिल्कुल ज़्यादा टफ भी नहीं आती ग्रामर में। तो ईजी से ईजी ग्रामर आती है और टफ से टफ भी आती है। तो एटलीस्ट जो ईजी ग्रामर है पहले आप उसे तो कर लीजिएगा। अगर आपको ग्रामर करनी है तो पहले आप 10th की बुक को पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद फिर जो एडवांस होगा वो मैं आपको दे दूँगी। ही इज़ लाइक माई फादर, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है माय फादर, यहाँ जो फादर है नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है माय। तो यहाँ जो लाइक है वो ही को और माय फादर से ऐड कर रहा है। प्रीपोजिशन का काम होता है सब्जेक्ट का नाउन से किसी का संबंध बनाना। तो आप बात करते हैं, ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। ये मेरे एक स्टूडेंट का पेपर था, वो क्या है उसको गलत कराया। यहाँ पर बच्चे एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो ईच वर्ड है वो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, एडजेक्टिव की तो आप पहचान कर लीजिए, अगर कोई भी वर्ड नाउन से पहले आ रहा है तो 100% एडजेक्टिव होगा। अब इसमें माइनस अंतर है, यहाँ पर ऑफ आ गया, ईच ऑफ द क्वेश्चंस। अगर यहाँ पर ऑफ द हट जाता और ईच क्वेश्चंस हो जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस, तो ये क्या हो गई आपका प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ईच और क्वेश्चंस के बीच में क्या है, ऑफ द है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये वर्ड भी देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं ना, यानी प्रोनाउन के पार्ट्स होंगे, एडजेक्टिव पार्ट्स होंगे, बहुत दोनों के बहुत माइनर से अंतर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ कि दिस इज़ माई हाउस। तो यहाँ पूछा जाता है दिस क्या है, तो दिस यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अगर ये आ जाता कि दिस हाउस,
तो यहाँ दिस क्या हो जाता, एडजेक्टिव होता। समझिए ना, आपको चीज़ ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आज ही आप क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले सिंपल रीडिंग मान लीजिएगा। क्या है, दिस आपका जो है आपका एडजेक्टिव भी है, दिस जो है आपका एडजेक्टिव भी है, और दिस आपका जो है प्रोनाउन भी है। ऐसे ही माई जो है आपका एडजेक्टिव भी है, और माइन जो हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ ऐसे लिख कर बताना आसान नहीं है, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने दे दूँ तो आप बड़े कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसमें हम करना कैसे है। एग्जाम में बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। Which of the following dramas does not belong to the last phase of शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर। हालांकि मैंने अभी ये वाला नहीं कराया है, लेकिन आपको बता चुकी हूँ। मैंने जब वीडियो बनाई थी कि शेक्सपियर को हम कैसे पढ़े, तो मैंने आपको बताया था शेक्सपियर का जो करियर है वो 4 फेज में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो जो लास्ट नहीं था वो कौन सा है, टेम्पेस्ट, सिम्पेलिन, विंटर्स टेल, ये आपके पहले 3 है, और एज यू लाइक इट उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था, तो इसलिए आपका 4th हो गया। अब बात करते हैं आपकी 5th नंबर, ये ज़्यादा इधर जा रहा है, देख लेंगे। इन विच नॉवेल ऑफ डिकन्स डू द करेक्टर्स ग्रांटगिंड है आपका, बाउंडर बाय है, एंड सीसी जूप एपियर। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, जितने भी आपके राइटर्स हैं उनके पहले आपको वर्क याद करने हैं, और फिर उनके अंदर करेक्टर भी लर्न करने हैं। तो ये जो है आपके करेक्टर थे सारे, ये आपके हार्ड टाइम्स के थे। 1 of 4 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर्स इज कॉल्ड, यानी एक माँ से एक साथ 4 बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे कि कुछ जो मेरे व्यूवर हैं उन्होंने BLT जी ने पूछा था कि हम वोकैब कैसे याद करें, तो मैंने कुछ तो उसके लिए वीडियो बनाई है। वोकैबलरी के सेगमेंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो हाउ टू लर्न वोकैब, तो उसका तरीका बताया। कुछ तो हमें रटनी होती है और कुछ को हमें समझना होता है। जैसे यहाँ आपके सामने 4 वर्ड दिए हुए हैं, तो आपको चारों वर्ड याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्या है ना, जैसे जो पेपर में आई हुई है, हम क्या करते हैं, जो उसका सिर्फ आंसर है हम सिर्फ उसको याद करते हैं। लेकिन नहीं, आयोग का जो मैंने पेपर का आकलन किया है, पेपर कैसे आता है, पहले कैसे आता था, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पेपर किस तरह से, पैटर्न क्या चेंज हुआ है आपका। तो यहाँ पर जैसे पहला वर्ड है क्वाफ। क्वाफ क्या होता है, ये होता है एनल अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसको क्या होता है, अन अल्कोहलिक, जिसमें कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होती है, वो क्वाफ कहलाता है। तो आपको चारों वर्ड आपके याद होने चाहिए। जहाँ से भी आपको वर्ड मिले, लास्ट ईयर के भी पेपर अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको करना क्या है कि जितने भी 4 ऑप्शन में वोकैब दी हुई है, मैंने ये आकलन किया है कि हर बार कभी वो वोकैब मतलब वोकैब रिपीट होती है, लेकिन इस बार ये पूछा है तो दूसरी बार दूसरा पूछ लेंगे, लेकिन चारों में से ही आ जाएगा। दूसरा है क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम बिग, यानी 4 गुना जो बड़ा होता है वो क्वाड्रपल कहलाता है। और ये है थर्ड क्वाड्रप्लेट। ये क्वाड्रप्लेट होता है जो 4 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। अब देखो इसमें क्या अंतर है, सिर्फ टी का अंतर है। तो यहाँ तो 4 गुना बड़ा हो गया, 4 टाइम बिग्स, और यहाँ हो गए जो 4 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। क्वाड्रिलियन क्या होता है, जब एक के बाद 24 शून्य लगा दो, यानी 1 लिखा आपने, 1 2 3 4 5, 24 टाइम्स आप जो है शून्य लिखो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 15, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका यानी 1 करोड़ शंख वाली जो संख्या होती है वो क्वाड्रिलियन होती है। तो चारों वर्ड मीनिंग आपके लर्न होने चाहिए। 7th की बात करते हैं। अराबेला डॉन इज अ करेक्टर इन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है, जूड द ऑब्सक्यूर में कि ये हीरोइन थी जो है अराबेला डॉन, तो करेक्टर था जूड द ऑब्सक्यूर। अब बात करते हैं विच ऑफ द, अच्छा जो PGT तैयार कर रहे हैं मुझे बताएंगे जूड द ऑब्सक्यूर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जूड द ऑब्सक्यूर के जो राइटर है वो कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर पूछा है कौन सा वर्क है जो उन्होंने नहीं लिखा है। तो 2 ट्रम्प्स इन मड टाइम उन्होंने लिखा, द डेथ ऑफ द हेडमैन फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इट मीन्स ये आपको याद ही रखना है। द हिल वाइफ भी उन्होंने लिखा है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका उन्होंने नहीं लिखा, ये हेमिंगवे ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिकन राइटर है और हेमिंगवे भी अमेरिकन राइटर है। तो ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका जो लिखा है वो लिखा है आपके, किसने लिखा है, हेमिंगवे ने लिखा है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। For which work did E.M. Forster remark while criticizing Mulk Raj Anand? Avoiding the rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the near to subject and purified it.
तो ये तो थे E.M. फॉरेस्टर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मुल्कराज आनंद का जो वर्क था वो किसके बारे में लिखा है उन्होंने, वो लिखा है उन्होंने अनटचेबल के लिए। और जो इन्होंने ये 3 वर्क को दिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं आयोग के जो क्वेश्चन में 2000 से लेकर 2021 तक के पेपर का जो आकलन किया है वो क्या करते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए ना, एक बार इसको ले लेगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, एक बार इसमें से पूछेगा, एक बार इसमें से पूछेगा, मतलब पूछेगा जरूर। तो जो ऑप्शन में दी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, तो उनको आप लर्न कीजिए, ये इनके राइटर्स लर्न कीजिए, मतलब जो उनके करैक्टर है, किसने क्या बात कही है, कहाँ गए, वो सब चीज़ें आपके लर्न होनी चाहिए। बात करते हैं 10th नंबर, थॉमस सूटपेन द प्रोजिनेटर ऑफ सूटपेन्स 100 अपीयर्स इन। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो थॉमस सूटपेन है प्रोजिनेटर था सूटपेन्स 100, तो ये थी एप्सिलन में दिया है ये। नेक्स्ट है 11th, among these following pairs find out incorrect pair of Shakespeare comedy and their character। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, उन्होंने पूछा है कि यहाँ उन्होंने वर्क दिया है और उनके जो कॉमेडी कैरेक्टर है उनके नाम दिए हैं। तो लव्स नेवर लॉस्ट जो है वो उसके जो कैरेक्टर है बायरन एंड रोजालिन वे थे। आप मिड समर नाइट मच ड्रीम मिड समर नाइट्स ड्रीम, तो उसमें बेंडिक एंड बीट्राइस जो है वो इसके नहीं थे। ये जो करेक्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है, वो मच आर डू अबाउट नथिंग वर्क है शेक्सपियर का, मुझसे लिए गए हैं मच आर डू अबाउट नथिंग। आप जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ ना, पेपर पेन लेकर जरूर बैठा करो और साथ साथ नोट करते चलो, वरना आप ना फिर ये क्वेश्चन अगली बार जो है ये आ जाएगा कि यही आ जाएगा जो मैंने क्वेश्चन बोला है मच आर डू अबाउट नथिंग। तो ये क्वेश्चन क्या फिर आप नेट से सर्च करोगे, ऐसे बुक में इजीली नहीं मिलते हैं। तो जो मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ बहुत मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसे नहीं पेपर लिया, मैं आपको पेपर लेते फटाफट आपको टिक कराते चलती। तो मेरा मकसद ऐसे नहीं है कि अगर आप मुझे 1 घंटा यहाँ इसमें दे रहे हो या मैं अपना दे रही हूँ तो कुछ आपको एक्स्ट्रा मिले, यूनिक मिले, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो अपनी नोट और बुक लेकर बैठे, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन तो आपको पता ही है, ये वाले A-C-D कि इसमें कौन कौन से हैं। तो चौथे का आपको पता चलेगा जो समर नाइट्स ड्रीम है, ये जो वर्क है आपके वो करेक्टर है बेनेडिक्ट एंड बेट्राइस, ये मच आर डू अबाउट नथिंग से लिए गए हैं। अब करते हैं बात 12 क्वेश्चन की। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स द डीप, मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। तो ये कहाँ पूछा है कि जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है। ये फेमस वर्क है यूलिसिस किसका है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो यहाँ चारों लाइन दी हुई ना पोयम, ये मोस्ट फेमस पोयम है, वर्क है, इनको आप डीपली अंदर से पढ़ लीजिएगा। जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग जो वर्क है, ये मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे प्रधानमंत्री जी रहे, उनकी फेमस लाइन थी, जब उनकी डेथ होती है तो उन्हें वहाँ पर रखी मिलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को यूलिसिस जो मैंने आपसे पूछा है कि किस राइटर की है, मोस्ट फेमस वर्क है यूलिसिस से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। तो यूलिसिस को आप डीपली पढ़िए, इस वर्क को आप डीपली पढ़िए और क्रॉसिंग द बार को भी डीपली पढ़िए। द रोड नॉट टेकन इस बार इन्होंने यहाँ रखा है तो इसको भी पढ़िए। यहाँ से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना है। मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, यहाँ रिटन बाय। तो क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मेमोग्रांडा दिया है तो वो वर्ड है मेमोग्रांडा, तो वो था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ था, वॉल्ट विटमैन का था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेमोग्रांडा आ गया, वो मेमोग्रांडा था। तो अब क्या करें, उन्होंने इस आयोग ने इसको F मान लिया है। क्वेश्चन इसके मार्क्स नहीं दिए हैं, ठीक है, तो इसका F हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। देखिए टीजीटी में भी बार बार जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, तो इन्होंने कहा है तो ऐसे क्या करते हैं, ये 2016 से आने शुरू हुए इस तरह से क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे। 2016 से मतलब एक ही वर्ड लिया, उसकी सारी जो फीचर्स है, उनकी डेफिनेशन है, वो सब रखना शुरू कर दिया। तभी तो आपने देखा होगा जितनी भी मैं आपको लिटरेरी टर्म्स कराती हूँ वो ये डेफिनेशन देखकर 2 या 3 कराती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, एक पूछा जाए या चारों को साथ में रख दे, 3 को साथ में रख दे। तो उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। तो उन्होंने करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो एलिट्रेशन क्या होता है, एक तरह से आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी जो
फर्स्ट लेटर है, ये साउंड है, वो रिपीट होती है बार बार। तो उन्होंने क्या क्या दिया है, इट इज़ द यूज़ ऑफ अ वेग और इक्विवोकल एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। सॉरी, इन्होंने पूछा करेक्ट विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन, तो वेग तो होती नहीं, जो एलिट्रेशन है वो वेग बेकार एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो ये नहीं हो सकती। इट इज़ ए कंट्रास्ट और अपोजिशन, अपोजिशन भी नहीं है, मीनिंग भी इसका अपोजिट नहीं निकलता। मैं डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, तो आप ही खुद बताएंगे मुझे। जो हिंदी का अनुप्रास अलंकार होता है वो एलिट्रेशन होता है। इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सिक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, तो ये मैं बता चुकी हूँ, ये रिपीटिशन होता है स्पीच का या साउंड का, या फिर कोई फर्स्ट लेटर होगा वो रिपीट होगा, वो एलिट्रेशन होता है। डी ने दिया है इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट इन कॉमन स्पीच, जी नहीं, ये भी नहीं है, तो सी इसका आंसर है एलिट्रेशन। तो जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है आप वो लर्न कर लीजिएगा। विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकन्स बिलोंग टू, तो उन्होंने पूछा है कि चार्ल्स डिकन्स जो है किस जो ईरा है, पीरियड है, उससे बिलोंग है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो बनाई भी थी, आपको चीज़ ध्यान रखेंगे कि कौन सा राइटर कौन सी ईरा से या पीरियड से बिलोंग रखता है, कौन सी एज से बिलोंग रखता है, वो आप याद कर लीजिएगा। मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको ये बताया कि 4 राइटर है आपके, कौन कौन से प्रेस्क्राइब है, 4 अमेरिकन राइटर है आपके, 3 इंडियन राइटर हैं, और इस तरह से आपके 4 विक्टोरियन पीरियड के हैं, और आपके 4 जो है आपके इसके सॉरी जो वर्ड्सवर्थ है जो आपका रोमांटिक पीरियड है, शेक्सपियर जो है आपका ये रिनेसा पीरियड से है। तो इस तरह से इन राइटर्स की आप जो है आज ही याद कर लेंगे कौन सा राइटर कहाँ कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। थायरिसिस वॉज रिटन टू कमेमोरेट, तो जो थायरिसिस है वो किसको कमेमोरेट की गई थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। वो जो की गई थी आर्थर ह्यू क्लोज के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं 17 नंबर। 17 में क्या है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द, देखिए अब तक पेपर बड़ा इजी आ रहा था, सिर्फ सिंपल याद करने वाला। अब क्या है, पोएम के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ, तो उन्होंने कहा है ये किसके रेफरेंस लिए गए हैं, तो ये पोएम है आपकी डी ऑप्शन है, ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल में ये रेफरेंस है ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ। Do lovest but another new love sad satiety double lines is taken from, तो ये ली गई है टू आ स्काईलार्क से ली गई है। अभी लाइन में तो कि आप ये याद होंगी तो आप कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। फोकनर्स, मैं पढ़ देती हूँ उसको। फोकनर सटायर ऑफ द, यहाँ से पेपर जो है सही से ये नहीं हुआ है, सही से स्कैन नहीं है। फिलिस्टाइन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस साउथनर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर ऑफ द chaotic सिविल वार पीरियड कैन बी रेफर एज, मतलब क्या होता है, जो फोकनर सेटायर लिखा था किस पर, जो फिलिस्टाइन ने जो धोखा दिया था ना, और वहाँ के जो रूटलेस जो वहाँ के नहीं थे साउथर्न, जिनकी धन को पावर को जब सिविल वार हुआ था उनको क्या कर लिया, सीज कर लिया गया था, तो उस वो पीरियड को क्या कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं स्नोपेसिज्म। स्नोपेसिज्म कहलाता है कि कौन सा कहलाता है, जब सिविल वार के दौरान रूटलेस साउथर्न को धोखा दिया जाता है, उनके वेल्थ और पावर को सीज कर दिया जाता है, तो वो स्नोपेसिज्म कहलाता है। I had seen birth and death, but had though were different. I had seen birth and death, but had though they were different. Their birth was hard and bitter agony for us, like death or death. The mentioned lines are taken from. तो ये कह रहे हैं कौन सी कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है जर्नी ऑफ द मैगी, ये जर्नी ऑफ मैगी से लिया गया है। What is the course of the life of mortal man of the earth? Nothing and then they die, perish and no one asks. The above cited line appears. अब ये भी पूछा है कि लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये रग्बी चैपल से ली गई है। कहाँ से ली गई है, रग्बी चैपल से। अब देखो सारी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल अंदर से ली गई है, तो ये जो है आप याद रखोगे तो ही कर पाओगे। अब ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगी। 2 पैराग्राफ इस पेपर में आए, दोनों पैराग्राफ की एक साथ वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व नहीं करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 22 से 26 तक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ।
आप लेते हैं 27 को। विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रीग ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन ए पॉलिश सोसाइटी। अभी ये टॉपिक रह चुका है क्योंकि ये सब टॉपिक ना मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में करा रही हूँ, लेकिन जैसे आपकी डिमांड आ गई कि मैं वर्ड्सवर्थ करा दो, जॉन मिल्टन करा दो, तो वो थोड़ा छूट गया है, लेकिन उसको भी मैं जल्द से जल्द कराऊंगी। तो कॉमेडी कितनी है, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमेडी ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, 4 तरह कॉमेडी उस टाइम पे रिनेसांस पीरियड में थी, वो आपको याद करनी है। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसका आंसर है। 28 जो मैं बता रही हूँ ना, आप टॉपिक लिखते चलो कि मुझे क्या वीडियो बनानी है। तो क्या होता है, जब आपके सामने मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो याद आ गया हाँ वीडियो बनानी है, माइंड से फिर स्लिप हो जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम ये वीडियो रह गया, आप ये बना दीजिए। तो जो भी मैं आपको यहाँ वीडियो में कहती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी, तो वो आप मुझे 2 दिन या 3 दिन बाद एक रिमाइंड जरूर करा दो कि अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती है कि मैम ये वीडियो आपने बोला था, आप बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मैम के साथ साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पोएट्री। तो ये तो चीज़ क्लियर है, रोमांटिक जिसने जो पीजीटी तैयारी कर रहा है तो वो तो देखते ही बता देगा कि वो क्या है। द वेस्टलैंड जो है इसका रोमांटिक पीरियड से नहीं है। आप 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये तो मेरी लाइन बिल्कुल ऐसी पड़ी है, लटरी पड़ी है। स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज़ ट्रू एंडोड विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी, मोर एंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस। तो ये भी इसका ऑप्शन है, मैन सेंसिबिलिटी एंथुजियाज्म। 30 about whom did Arnaud write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth the cool floral lap of both। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने लिखा है, मेमोरियल जो वर्ड्स थी उनकी। द नोक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर, द टैमिंग ऑफ श्रू एंड मैरी विव्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो उन्होंने पूछा है वो किसके एग्जाम्पल है, तो वो है फार्स के। हमें ये भी देखना है कि शेक्सपियर कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। जैक बार्नेज इज़ द नरेटर इन द सन ऑल्सो राइजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अमेरिकन राइटर्स का है। इससे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे किस राइटर का है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, मुझे तो पता है, मुझे कोई ऐसी नहीं कि कमेंट कराना है, लेकिन इस बहाने आप देखेंगे 2 राइटर आपके और लर्न होंगे। द सन ऑल्सो राइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आप समरी भी पढ़ लीजिए, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। तो जैक बार्नेज इज द नरेटर द सन ऑल्सो राइजेज का। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पूछा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, पोएट्री के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। फॉलोइंग इज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन 1912 एंड 15, फ्रॉस्ट पोएट्री एक्वायर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश जॉर्ज। एक तो ध्यान रखेंगे नोट करेक्ट देखना है, यानी सही 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। तो ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोएट्री ये सही है। अगर आपको पता होगा फ्रॉस्ट के बारे में तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। इसका सी ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट नहीं है। बाकी जो है वो है जैसे फ्रॉस्ट रिलेशनशिप विद नेचर इज़ करेक्टराइज्ड बाय हिज नोशन ऑफ, ये पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको, एम्ब्लेमिज्म। तो ये वर्ड है, ये जैसे लिटरेरी टर्म हो गई, आप इसको पढ़िए किसके द्वारा की गई। तो ये एम्ब्लेमिज्म है, फ्रॉस्ट के द्वारा दी गई है। तो ये रिलेशनशिप दिया गया है इनका, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। सी वाला जो है इसका सही नहीं है। Marriage by its best title is a monopoly and not to the least indevious sort the above-mentioned statement appears in। तो इन्होंने पूछा है ये स्टेटमेंट कहाँ है, तो ये स्टेटमेंट जो है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। तो ये जो दिया गया है मैरिज के बारे में जो दिया गया है वो जो है डी में, और ये चार्ल्स लैम्ब का है। आप बात करते हैं 35 वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक। तो फर्स्ट वॉक क्या होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग पोएम दोनों ही इनकी फर्स्ट पोएम है। लेकिन जब एक चीज़ आती है तो एन इवनिंग आपकी फर्स्ट पोएम हो गई। सोज द इन्फ्लुएंस्ड पोएट्स रोजेट और आपका है रोसर एंड डेलिए ऑन हिम। तो ये जो पोएट थे वो कौन से थे, नाम से ये क्लियर दिख रहे हैं, ये फ्रेंच उनके वो थे। तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। Which of the Tennyson does start with the heroic line courage he said and pointed towards the land। तो ये जो वर्ग है स्टार्ट होता है द लोटस ईटर्स की लाइन है। 37
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ 4 प्राइमरी फ्लूइड्स टू डिटरमाइन ए पर्सन फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर। कॉमेडी ऑफ, ये रेफरेंस जो दिया गया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉमेडी जो ह्यूमर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये 4 तरह की कॉमेडी दी हुई है आपके रेनेसां पीरियड के अंतर्गत। तो वहाँ दिया है, तो उसके उन्होंने पूछा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंतर्गत 4 कौन कौन से वो है जो उन फिजिकल कंडीशन को शो करते हैं। तो इसमें से यहाँ 4 दिए, तो उनमें से 3 तो सही है, और चौथा इन्होंने कहा है क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड। नॉट हेल्ड दिया हुआ है, ये वाला नोट दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं है, तो उसका बी आंसर है, सैंडविच नहीं है, ब्लड भी है, कॉलर भी है, मेलांचोली भी है। अब बात करते हैं 38 की। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, पल्स एंड पावर, cheerful to freest action, formed under the laws divine, the modern man I sing, the above mentioned line appears in I sing। तो ये जो थी आपकी वो जो वर्क है वन सेल्फ आई सिंग, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। सॉन्ग माई सेल्फ है ना, वो इसी की तरह से। द रेफरेंस ऑफ हिंकीज, सिबिलिया एंड इजली डाउन्स अपियर इन, तो ये रेफरेंस है ये आपके थायरिसिस में दिए हुए हैं, डी इसका ऑप्शन सही है। 40 in which of following poems do we get the reference of Proteus and Old Triton। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। टीजीटी के इंटरव्यू में मुझसे भी पूछी गया था इसी से क्वेश्चन कि आप पोएम कैसे पढ़ाएंगे, इस पोएम से पूछी। बहुत प्यारी पोएम है, वैसे भी आपको पढ़नी चाहिए, लर्न याद भी जल्दी हो जाती है। पीजीटी इंटरव्यू के लिए आपसे कोई भी पोएम रिसाइट करा सकते हैं, तो आप 1-2 पोएम अभी से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत प्यारी मुझे पोएम लगती है। तो इन्होंने जो प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन का जो जिक्र है वो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के अंतर्गत से है। अब ये देखते हैं, ये आप 41 द लाइन्स आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स एट रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज अपियर इन। तो ये जो अपियर होती है लाइन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और माई ग्रैंड मदर हाउस किसका वर्क है, कमला दास का। अच्छा, कमला दास ने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया था, वो मुस्लिम बन गई थी। तो उनका अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूँ, कई क्वेश्चन आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। From which of the following poems the given lines are taken? Here we go round the prickly pear, how we go round the prickly pear। तो जो लाइनें ली गई है वो द होलो मैन से ली गई है। अब क्वेश्चन आया है नरेशन से, तो ये 43 से लेकर 45 तक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सेड, विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सेड। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब हम ऐसे करते हैं इंट्रोवर्टेड तो आज से शुरू करते हैं, तो यहाँ आज दिया हुआ है लेकिन यहाँ दैम तो डिड नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ विल आया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में जो क्वेश्चन आजकल आते हैं ना, वे क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं आते हैं। जैसे होता है ना कि और अच्छा कौन सा हो सकता है, बेटर चॉइस देता है, राइट चॉइस नहीं आपको चूज़ करनी, बेटर चॉइस करनी होती है। अकॉर्डिंग टू रूल जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम आज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल है और डिड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर आप यहाँ पर जाओगे, ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, यहाँ पर क्या आ गया 43 में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, टॉक तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर टॉकिंग आया हुआ है। तो वो ये किस में है, स्टॉप टॉकिंग यानी कॉन्टिन्यूअस में है। तो यहाँ क्या है, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। 44 आस्क्ड द टीचर माय फादर सजेस्टेड, आस्क्ड द फादर माय फादर सजेस्टेड, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा, माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर। ही सेड यू नीडंट वेट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ही सेड दैट आई नीडंट वेट, तो कौन सा होगा इसका, डी। ही सेड क्या आएगा, दैट से वाक्य जोड़ेंगे, आई नीडंट, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके रूल है आप सभी जानते हो, यहाँ पर आई क्यों आएगा। नरेशन जरूर आती है पीजीटी के एग्जाम में, नरेशन पक्की कर लीजिएगा, और इंटरव्यू में भी नरेशन बहुत पूछी जाती है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। पीजीटी के इंटरव्यू में
तो नरेशन क्या है वो सीधे आपको बोर्ड पर खड़ा कर देंगे, पूछेंगे आपसे कि आप बच्चों को नरेशन कैसे पढ़ाओगे, तो आपको नरेशन क्या होती है, व्हाट इज द नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन, तो वो सब आपको वहाँ डिफाइन करनी होगी। तो नरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोलिलोकी। तो यहाँ क्या 3 ऑप्शन सोलिलोकी से रिलेटेड है और एक नहीं है, तो आपको आंसर देना होगा यहाँ पर। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें चारों के थे, तो आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है F माना है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये सोलिलोकी से ही रिलेटेड है। शेक्सपियर सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। मैं शेक्सपियर के सोनेट्स को पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो आप यहाँ पर देखेंगे शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स, तो करेक्ट है आपका। फिर क्या सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये तो गलत है भाई, क्योंकि ये तो उन्होंने किसी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किया था। ही एक मिनट जरा इसको सीधे कर लेते हैं। हाँ जी, ही डेडिकेटेड हिज सोनेट टू पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये बिल्कुल सही है। जिसने नहीं सुनी है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, शेक्सपियर के वर्क में मैंने आपको सोनेट्स के जितने भी शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने वो आपको दिया, एक जगह आपको मिल जाएंगे। द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली ए बी, बिल्कुल सही है। राइमिंग स्कीम मैंने बता चुकी हूँ आपको। सोनेट क्या होते हैं उसके अंदर का मैंने इसकी राइम स्कीम बताई है, क्योंकि जो इंग्लिश सोनेट है वो शेक्सपियर के सोनेट्स के नाम से ही फेमस है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सेकंड ऑप्शन गलत है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बिलो इन द लाइन, आपको यहाँ आर्टिकल्स भरने हैं। आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज़ यहाँ पर क्या है, द हम्बल तो नहीं है, हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाय, क्योंकि मिनिस्ट्री है तो यहाँ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो द आएगा, अब उसमें है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बी ऑप्शन होगा आपका ये वाला। ठीक है, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं बताया था पहले भी टीचर की वीडियो में बताया था, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलांचोली, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, लेमिया। अब बात करते हैं विच काइंड ऑफ प्लेस वर ड्रामेटाइज एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सीनिंग एंड हिज क्विस्ट फॉर सेल्वेशन, तो ये जो थे वो मोरलिटीज प्लेस में थे, मोरलिटी प्लेस, थीसिस प्लेस, मिरेकल प्लेस, ये भी पढ़ने हैं आपको। चार्ल्स डिकन्स लिटिल डोरिट इज एन अटैक अपॉन, ये किस पर अटैक करते हैं, ये करते हैं ऑप्शन नंबर डी, मार्शलिया द डिबेटर्स प्रिजन एंड सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एग्जिस्टेंस। 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ओरिजिन्स ऑफ, ये वर्ड है आपका मुलाटो आइडेंटिटी, तो ये वर्ड जो है लाइट इन अगस्त में आता है। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाय, इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई है, सी ऑप्शन। हु हैज सेड द पोएट्री शुड प्लीज बाय ए फाइन एक्सेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, करेक्ट फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पर पहला है ही हैज़ कम बैक लास्ट नाइट, हो ही नहीं सकता, हैज़ के साथ लास्ट नहीं आएगा, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, ये सब जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ आते हैं। ही केम बैक लास्ट नाइट, बिल्कुल सही है, ये केम है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही इज़ कमिंग बैक, कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी आपका लास्ट लग ही नहीं सकता, मतलब कॉन्टिन्यूअस के साथ लास्ट नाइट नहीं लगता है, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सब आपके कहाँ आते हैं जी, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए बहुत आसान सा है सभी के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में क्या पहचान है, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको चेक कर रही हूँ कि आपको टेंस कितने आते हैं, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, पास्ट इंडेफिनिट जैसे हिंदी में बताते हैं ना कि हमें कैसे पता चले, टेंस जो कोई सेंटेंस लिख दिया आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसकी पहचान होती है, जैसे कॉन्टिन्यूस पहचान ही होती है कि उसमें रहा रही आते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 99% फेल होते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। देखो मैं आपको देखती हूँ कि आप कितने सही होते हैं इसमें।
अब बात करते हैं सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म। तो जो ये सेंसेशनलिज्म होती है और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल होते हैं वो मेलोड्रामा होता है। कहते हैं ना भाई बड़ा मेलोड्रामा कर रही है, जिसमें बड़े ही संवेदनशील तरह से एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल दिखाते हैं, अपील करते हैं, तो मेलोड्रामा होता है। द टर्म उटोपिया डेजिग्नेट द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग दैट, तो ये आपका है सी रिप्रेजेंट द आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब मैंने बताया है पैराग्राफ, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्होंने 58 to 60 दिया है, लेकिन इन्होंने जो पेपर में दिया हुआ है ना वो दिया है 65 तक। इन्होंने लगातार इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे हैं 65 तक। तो अब 66 को देखते हैं हम। मैंने आपको बताया कि दोनों पैराग्राफ है, दोनों की वीडियो अलग से डालूंगी मैं, सेकंड पार्ट बना दूंगी उसका। वॉट अमंग द फॉलोइंग में बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, अच्छा ये भी 66 BC का ही है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो आफ्टर केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज। ओह माय गॉड 67 भी उसी का ही है, हाँ 68 से स्टार्ट है, सॉरी। अब इन्होंने क्या कहा, मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग। तो पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है यूज वन इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। तो यूज़ वन इन्फ्लुएंस, किसी का भी मतलब किसी का इन्फ्लुएंस यूज़ करना अपना कुछ काम कराने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो पुल स्ट्रिंग्स होता है उसका मीनिंग। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, ये होता है पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, यानी अचानक ही कोई विजिट करते हैं, अचानक करते हैं, वो ड्रॉप इन होता है। ब्रेक इनटू, ये तो फेमस है, बार बार पूछा जाता है, एंटर बाय फोर्स, सेकंड बी। इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज, तो 71 का जो ना आपसे पूछा है कैथारसिस क्या होता है, तो वो है परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर, तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72, चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ ईडियम्स विद पेयर ऑफ वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ईडियम्स का वो करना है। कश्मीर इज रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया, नहीं जी कैसे हो सकती है। माई मदर लव्स हर की तैनकिन, ये बिल्कुल सही है। हिटलर कैरिड फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही वेंट, बिल्कुल सही है। लेट अस वर्क हार्ड एंड सो, सही है, तो ये गलत है। चूज द इनकरेक्ट यूज था ना। हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन स्पीकर्स मैकबेथ, तो ये पूछ रहा है कि स्पीकर में ये मैकबेथ की जो लाइन है, मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप, तो ये जो कहता है ये मैकबेथ कहते हैं इसमें। अब ये है इक्विवोक इज, जो इक्विवोक क्या है, ये है आपका स्पेशल टाइप ऑफ पन, ये पन है आपका लिटरेरी फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ आपको पैसिव वॉइस देखनी है, 75 में आपका है पैसिव वॉइस, पे दैट बिल एट वंस, तो इसका मतलब है लेट दैट बिल बी पेड एट वंस, ठीक है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस, तो इसमें उन्होंने पूछा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने के लिए, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस, तो यहाँ होगा द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, तो ये क्यों नहीं हो सकता, द स्टूडेंट्स गेट सक्सेस हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, तो ये है हु वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पर हु गेट सक्सेस आर हार्ड वर्किंग, दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसमें। नेक्स्ट डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब जहाँ ये क्या है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस, क्या सभी पसंद करते हैं, तो वहाँ पर हम नोबडी का स्टार्ट कर देते हैं, नोबडी लाइक पेइंग टैक्सेस, ये रूल है, आप ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर से। नो सूनर डिड द सनराइज दैन द डाउन ड्यू डिसअपियर्ड, ये आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो ये होगा जहाँ नो सूनर से स्टार्ट होता है वहाँ हम एज सून एज से स्टार्ट करते हैं, रूल है एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड। अब यहाँ पर क्या है, इसकी पहले यहाँ पर हैड दिया हुआ है और यहाँ पर रोज पास, ये भी इसकी रूल है, यहाँ पर जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक दो सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती। शी इज़ नॉट टेलर देन आई एम, ये सब क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चल रहे हैं जी, तो इसमें आई एम टॉलर देन हर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। द मीनिंग देखो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ट्रांसफॉर्म यानी रूप बदलना है उसका, लेकिन विदाउट मीनिंग, चेंजिंग मीनिंग, आपको चेंज नहीं करना मीनिंग, उसका रूप बदल जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई, आप इसे नेगेटिव कीजिए, लेकिन सेंस ये होना चाहिए कि मैं दिल्ली गई, मतलब ये कि अगर मैं ये लगा दूँ कि आई डिड नॉट गो टू दिल्ली,
तो ये क्या हो गया, नेगेटिव तो हो गया लेकिन सेंस बदल गया कि मैं दिल्ली नहीं गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन बस यही होता है कि हमें नोट का यूज़ करना है लेकिन उसका रूप नहीं बदलना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आई डिड नॉट फेल गो टू दिल्ली, तो यहाँ क्या, यानी मैं दिल्ली जाने से नहीं चूकी, इसका मतलब बिल्कुल गई हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आपको क्या करना है, रूप परिवर्तन करना है सेंटेंस का, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक द कैटरेक्ट्स रिप्लाई, लाइटिंग dazzle our eyes, raging torrents have breached, the above mentioned lines are taken from, तो ये लाइन फेमस है, रग्बी चैपल से ली गई है। इन विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, आप देख चुका हूँ कितनी सारी लाइनें पूछी गई, पहले 2-4 लाइनें आती थी लेकिन अब तो पूरी आ रही है, अंदर से पूछी जाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो थीम क्या है, तो ये द सोलिटरी रिपेयर है, फेमस पोएम है। पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन आए थे, मैं रिपीट जरूर होते हैं, सोलिटरी रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी पोएम है वर्ड्सवर्थ की। Which of the following verse is inspired by Shelley's Discut and the so-called Peterloo Massacre, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये वाला, द मास्क ऑफ अनार्की। जो मास्क ऑफ अनार्की है ये पीटरलू मसाकरी जो हुआ था उसमें से, उसके ऊपर लिखी गई है। हर पोएम की ना, एक तो आपको देखो पोएम कब लिखी गई, कैसे लिखी गई और क्या थीम थी, क्यों, इस कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। इन रेफरेंस विद हार्डी लाइव्स एंड वर्क सम स्टेटमेंट आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देना है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है ए, फर्स्ट और फोर्थ जो दिया हुआ है ना यहाँ पर ए, ये है, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें यहाँ कुछ समझाने वाली बात है नहीं। शी इज़ मोर साइन अगेंस्ट दैन साइनिंग, सिनिंग इज अ रिमार्क मेड फॉर, यानी दोबारा से देखिएगा, शी इज़ मोर sinned against than the sinning is a remark made in favor of one of the famous heroines of Tom Hardy. Which of the following novels she belong to, आप सभी जानते हो फेमस नोवेल है थॉम हार्डी का टेस ऑफ द डियरविलीज, और ये वर्क वो है जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है, इसमें इसके कैरेक्टर के बारे में आए, लाइन आए, कुछ भी आए, मतलब इस वर्क में से आता है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये है आपका बी, अडोनिस इज वेल नोन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम, जी नहीं, गॉडविन के ऊपर तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो आप सभी जानते हैं किसने, अडोनिस ने किसने लिखा है। विटमैन पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज़ द थीम, जो विटमैन की पोएम थी उसका थीम है लव एज एन एनिमल पैशन, ए इसका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन सी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो है आपका अ मूवेबल फीस्ट। अब इनमें बताने की तो मुझे कुछ समझाने वाली तो चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ये तो आपको लर्न ही करना है, कुछ चीज़ें हमें रटकर ही याद करनी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, मैं अगला पार्ट बनाऊंगी, उसमें अच्छे से जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप उन क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा। 1-2 बच्चे जवाब देते हैं और अगर वो गलत भी बताए तो दोबारा देने की जो कोशिश ही नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।